हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे मैं आज आप लोग को साइंस में गति के तीनों नियम को समीकरण यानी कि तीनों के समीकरण को साबित करने के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा पार्ट 3 होगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत जितने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट थे और जितने उसके फॉर्मूला थे यानी कि परिभाषा थे, डिफिनेशन थे और जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो सारे एग्जाम पर मतलब प्रश्न भी करवा दिए। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अब मैं पार्ट 3 में आप लोग को आज v बराबर u प्लस ए टी कैसे साबित किया जाता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी कैसे साबित किया जाता है और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कैसे साबित किया जाता है, ये बताऊंगा गति के तीनों समीकरण के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं गति के तीनों समीकरण को कैसे साबित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें जो गति के तीनों समीकरण, गति का समीकरण आपसे पूछा जो किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है, तो गति के समीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है, गैलीलियो ने दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे क्या करते हैं तो न्यूटन मार देते हैं। तो बच्चे न्यूटन नहीं मारिएगा, न्यूटन मारिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग को क्या मारना है, गति का समय, गति का नियम न्यूटन ने दिया था, लेकिन समीकरण का बात करें तो वो गैलीलियो ने दिया था, यानी कि गैलीली आप बोल सकते हैं गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आप इसको कैसे साबित करेंगे। आप देखिए और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, गति के पहले नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। तो गति के पहले नियम से देखिए इसमें u और a को 0 कर दीजिएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, u और a 0 हो जाएगा तो इसमें v बचेगा और t बचेगा। v का मतलब वेग और t का मतलब समय। तो वेग और समय को दर्शाता है। गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, वेग और समय को दर्शाता है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या कॉपी पे याद आपको वैसे ही याद हो जाएगा तो याद कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। आपको जिस प्रकार समझ में आता है उस प्रकार काम कीजिए। v बराबर यू प्लस ए टी यानी कि u और a को 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो v वेग हो जाएगा और t क्या आ जाएगा, तो समय हो जाएगा। यानी कि वेग और गति का प्रथम नियम वेग और समय को दर्शाता है। और आपको यहाँ पे समझ लेना है जी v क्या है, मेरा वेग है, अंतिम वेग होता है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। u प्रारंभिक वेग होता है, a अंतिम, ये क्या होता है तो त्वरण होता है, t क्या होता है समय होता है। s यहाँ का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, दूरी भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं, ये आप सबको ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। और u क्या हो गया, अभी बताएं आप लोग को प्रारंभिक वेग, t क्या हो गया समय और a क्या हो गया त्वरण, t क्या हो गया समय। अब इसमें जब आप लोग u और a को 0 कर दीजिएगा तो इधर t बच जाएगा और इधर विस्थापन यानी कि s बच जाएगा। तो गति के दूसरे समीकरण हमें क्या बताता है, तो विस्थापन और समीकरण को बताता है। क्या बताता है, हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, विस्थापन और समय। गति का दूसरा नियम क्या बताता है, विस्थापन और समय, विस्थापन और समय को बताता है। विस्थापन और किसको बताता है, समय को। और इसी को विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं। कहीं के बहुत कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग देखेंगे ना तो इसको स्थिति बोला जाता है। और ये क्या हो जाता है, तो ये वेग और समय को बताता है, वेग और समय को दर्शाता है। देखिए पूरा अगर आप लोग को साइंस पढ़ना है अच्छा तरीका से तब तो प्रत्येक पॉइंट को लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपका भी साइंस का सेक्टर मजबूत होगा। नहीं तो करते जाइए फिर भूलते जाइएगा, इसमें कोई। अब यहाँ पे देखिए u और a को 0 कर दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे v और s बच जाएगा। v यानी कि वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन, v से वेग होता है, s से विस्थापन होता है। ठीक है, ये उसको दर्शाना है, वेग और विस्थापन को दर्शाया जाता है। अब विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोलते हैं, यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो 2 पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो गति का समीकरण किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और गति के मतलब प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है, तो वेग और समय का ग्राफ मिलता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं वेग और समय मिलता है। दूसरे नियम से विस्थापन और स्थिति को मिलता है और तीसरे नियम से वेग और विस्थापन मिलता है। तो चलिए अब हम लोग साबित करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आप सभी तो जानते ही होंगे जी त्वरण का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं। इसको साबित कैसे करेंगे, यहाँ से करना है। ठीक है, हल हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a बराबर क्या सूत्र होता है, v माइनस यू बाय टी। हम लोग पढ़े हैं जो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे होगा, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर लेंगे और उसके बाद जितने समय रहेगा उसमें भाग दे देंगे तो मेरा त्वरण निकल के आ जाएगा। अब त्वरण के ही माध्यम से हम लोग इस सूत्र को साबित करेंगे। चलिए साबित करते हैं। देखिए इस टी से इससे क्या करेंगे तो मल्टीपल कर देंगे, तो ए को टी से गुना कीजिएगा तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब इस u को इस साइड लेके आ जाइएगा, इस u को इस साइड लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, u माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, तो u प्लस ए टी बराबर v। अभी को इस साइड कर लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। और यही हमको साबित भी करना था तो प्रूव्ड हो गया। और आशा करता हूँ आप लोग को भी समझ में आ गया होगा।
और इसी तरह से आप लोग साबित कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग तीनों को इस प्रकार से साबित करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 4 में तो ग्राफीय विधि से आप लोग को साबित करने के बारे में बताऊंगा। दोनों मेथड आप लोग को मैं सिखा दूंगा और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी सीख जाइएगा, और इतना अच्छा से बताऊंगा जो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए दूसरे गति के दूसरे नियम को कैसे साबित करते हैं ये समझते हैं। तो गति के दूसरे नियम क्या है, S = ut + हाफ t²। हम जानते हैं, इसमें भी आप लोग को लिखना है क्या, आप सभी जानते ही होंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, औसत विस्थापन, यानी कि औसत क्या हुआ, जितना विस्थापन वो विस्थापन हो गया। आप बोल सकते हैं औसत नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन लिख भी दीजिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। औसत वेग बराबर क्या होता है, v + u/t। अगर मान लीजिए प्रारंभिक वेग 10 हो और अंतिम वेग 20 हो, और इसमें अगर मान लीजिए हमें औसत वेग निकालने के लिए पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इस 20 में से 10 को हटा के 2 से भाग दे देंगे, 5 हो जाएगा इसका औसत वेग, ठीक है। तो औसत वेग का क्या सूत्र फॉर्मूला होता है, v + u/t। औसत वेग बराबर क्या होता है, v + u/t, ठीक है। औसत वेग बराबर क्या होता है, v + u/t, v + u/t। औसत वेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, v + u/t। ये आपको याद रखना होगा, औसत वेग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, औसत विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय। औसत वेग गुना समय। देखिए वेग सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से जब हम विस्थापन का मान निकालेंगे तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो इस समय को क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा समय को, वेग गुना समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुना समय। तो औसत है बस, तो औसत विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय, सिंपल सा नियम। अब यहाँ से देखिए, औसत विस्थापन को हम क्या लिखेंगे, औसत वेग को क्या लिखेंगे, v + u/2 गुना t। या इतना लिखने में कहीं से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या किए थे, v + u/t कर दिए। अब हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं, s बराबर, देखिए v का मान कितना है, u + at। इस v का हम u + at लिख सकते हैं, अब प्लस u अब /2 गुना t, इतना लिखेंगे, ठीक है। s बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से, तो ये एक मतलब 1u और 1u क्या हो जाएगा, 2u और प्लस at/2 गुना t हो जाएगा ना। अब इस t से इसको गुना कर दीजिए, तो s बराबर क्या होगा, 2ut प्लस at², क्योंकि t को t से गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर वहाँ से 2 हो जाएगा। फिर s बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2ut/2 प्लस at²/2। दोनों में इस 2 से इसमें भी भागा और इसमें भी भागा, इसलिए इसे दोनों में अलग अलग क्या किए हम, तो भाग दे दिए। और यहाँ तक आपको समझने में कहीं से कोई समस्या भी नहीं आया होगा, ठीक है। कर दिए इतना। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, तो इस 2 से 2 का मेरा कट जाएगा, तो s बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ut प्लस इस 1/2 को बाहर निकालेंगे, at² हो जाएगा। यही हमको प्रूव भी करना था, s बराबर ut + हाफ t²। यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया, और आशा करता हूँ आप लोग को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा समझने में, ठीक है। ये समझ गए होंगे दूसरे नियम को भी कैसे साबित करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। आप तीसरे नंबर को समझिए। तीसरा नंबर क्या, गति के तीसरे समीकरण v बराबर v² बराबर u² + 2as, v² बराबर u² + 2as कैसे साबित करेंगे। आप देखिए, आप लोग तो जानते होंगे, इसमें हम इसी प्रकार से सबको करेंगे। कैसे, हम जानते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं, गति के प्रथम नियम से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या हम जानते हैं जी v बराबर क्या होता है, u + at होता है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो ये v² हो जाएगा, और ये u + at का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग करने पे ये क्या हो जाएगा, तो v² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो u + at का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कीजिए हल, तो v² a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b², तो b² a² और t² हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a
अरे v। अब यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस 2u/a/t हो जाएगा। इतना करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को, और समझ में भी आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, तो आप देखिए, इतना तो आप लोग भी समझ गए ना। अब यहाँ से देखिए, इसको क्या किया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी जगह पे ए टी है तो ए टी का दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चर ही है तो दोनों चर का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अब प्लस, इसमें क्या कीजिए, तो 2 से अपने मन से गुना कर दीजिए, 2a स्क्वायर टी स्क्वायर 2 से अपने मन से भाग दे दीजिए, प्लस 2u/a/t। हम क्या किए, तो कुछ भी नहीं किए, हम क्या किए, इसमें 2 से अपने मन से गुना किए और 2 से अपने मन से भाग दे दिए, 2 से अपने मन से गुना किए और 2 से क्या किए, अपने मन से भाग दे दिए, तो 2 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई पाप भी नहीं किए, तो कोई मतलब कहीं से कोई गलती नहीं हुआ। ऐसा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो फिजिक्स भी एक मैथ का ही तरह है, तो आप लोग इस फिजिक्स को भी हल्के में ना लें, क्योंकि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से मेरे बच्चे जब आप लोग देखेंगे तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए, 2 और a, इसमें भी 2a है, 2a कॉमन ले लीजिए, तो 2a कॉमन ले लीजिएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो 2a चला जाएगा यहाँ से, तो a बच जाएगा, एक t और t स्क्वायर बच जाएगा, बाय 2 बच जाएगा, प्लस 2 और a चला गया तो ut बच जाएगा। ये इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, देखिए अच्छे से समझिएगा आप लोग भी। यहाँ पे देखिए 2a है तो 2a स्क्वायर है, तो एक 2 तो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर में से एक कॉमन आ गया तो एक a बच गया, यानी कि 1a मतलब a बच गया, प्लस टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया, प्लस तो प्लस 2 कॉमन आ गया तो 2 नहीं है, देखिए a कॉमन आ गया, अब एक मतलब a पे पावर 1 था तो कॉमन ही आ गया तो ut बच गया, और a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ut। अब यहाँ पे देखिए ut है प्लस 1/2 है ना, हाफ a टी स्क्वायर, कहने का मतलब इसके नीचे में तो 2 है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे में 2 था ना, सेम कंडीशन है ना, हाफ a टी स्क्वायर के सूत्र में, यानी कि s बराबर ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ना यहाँ पे देखिए ut, तो ut प्लस प्लस ये 1/2 a टी स्क्वायर, देखिए इसको हम 1/2 बोल सकते हैं ना, और a टी स्क्वायर हो गया ना, हुआ, और ये बोले ना हो वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसके बदले हम s लिख सकते हैं ना, लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये s ही का फॉर्मूला होता है ना, तो यहीं से ये क्या हो गया, तो प्रूव हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को ये तीनों समीकरण के सूत्र साबित करने के लिए आ गया होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्राफिया विधि से कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो धन्यवाद, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।